जेडी वैंस के इंटरव्यू ने क्या तूफान मचाया है, वो उसने क्या कहा है? जब मैंने उनके इंटरव्यू को सुना तो फौरन मेरे ज़हन में कैमला हैरिस आई थी। कैमला हैरिस इसलिए आई थी कि कैमला हैरिस जब इलेक्शन के करीब आती गई तो उन्होंने ओबामा और जो बाइडेन से अपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिए थे। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर दिया है जेडी वैंस ने। बिल्कुल ऑलमोस्ट चैलेंज है, डिसएग्रीमेंट तो डेफिनेटली मैं कहूंगा। को क्या लगता है अमेरिका कितने दिन और ये बमबारी जारी रखेगा, क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? कि दोनों ममालिक जो है वो जंग से इज्तनाब चाहते हैं, किसी लंबी वार भी नहीं चाहते और फिर इसमें से एग्जिट भी करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा सीज फायर तो काबिल कबूल नहीं होगा जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के पास हो। क्या अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल मान लेगा? तो मेरे ख्याल में इसका भी कोई ना कोई फ्रेमवर्क हमारे फील्ड मार्शल सब निकालेंगे, इसका भी हल निकालेंगे, टेबल पर लेकर आएंगे। ईरान के पास भी देखें क्या चॉइस है, कोई चॉइस नहीं है। एक्सट्रीम पर जाएंगे तो नुकसान ही नुकसान है इसमें। कहते हैं हम तैयार हैं, जो करना जो कर लो, अमेरिका के पास जो है कर लो। वो कहते हैं हमें कोई डर नहीं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो साग डार साहब का चाइना का दौरा था, वहां पे भी जो उनके काउंटर पार्ट वैंग ली ने यही कहा कि गेट इट ओवर विद एज सून एज पॉसिबल। कुछ दिन पहले मुश्तबा खामनाई ने कहा था कि अगर 3 दिन में अमेरिका ने बमबारी बंद ना की तो हम जंग को वसी कर देंगे। तो उन्होंने बाबुल मंदब बंद करके वसी कर दी। सिचुएशन मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए खराब होती नजर आ रही है कि बाबुल मंदब अगर बंद किया गया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अमेरिका आज तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुला नहीं सका, बाबुल मंदब खुला लेगा। तो आप ये मानेंगे कि पाकिस्तान इनकलाब ने सारियां नूं एक दफा नानी याद कराती है? एब्सोल्युटली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से साजिद तारिर साहब। साजिद तारिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मुज़म्मिल। साजिद तारिर साहब, जंग रुकदी नजर नहीं आ रही, बमबारी जारी रहनी चाहिए। लेकिन आज मैं खासकर मुज़म्मिल भाई कुछ नई चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, जो नए सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं कि जंग की सूरत हाल क्या है। मैं ये बताना चाहूंगा, कल जब कुवैत के ऊपर अटैक किया तो वहां पे एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं कुवैत के अंदर। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसको कल के जजीरा ने उसको लिखा और बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तो ईरान के प्रोपेगेंडा को रिसाइकल प्रोपेगेंडा कहा है। अब मैं बताना चाहूंगा वो क्या। उसका उन्वान ये था कि ईरानी अमेरिका के नेवल एसेट्स और इजराइल के ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहे, और सिर्फ गल्फ स्टेट्स के जो जीसीसी कंट्रीज और वो जिन्होंने अभी तक इनसे डील नहीं की उन पे हमले मुसलसल कर रहे हैं। उनका इशारा उर्दन और कुवैत की तरफ था। फिर उसके बाद उस आर्टिकल के अंदर जो नई 2 चीजें आई हैं, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं आपके सामने, कि उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा, रिसाइकल प्रोपेगेंडा किस हवाले से। उन्होंने कहा जी कि ये हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं कि यहां से अमेरिकन हमले कर रहे हैं, इस वजह से जहाज यहां से उड़ रहे हैं, इस वजह से। लेकिन सूरत हाल डिफरेंट है। वो कहते हैं कि सारे के सारे हमले जो हैं यूएस एयरक्राफ्ट जो हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से हो रहे हैं। टामाहाक मिसाइल और दूसरे मिसाइल वहां से मारे जा रहे हैं, लेकिन उन पे हमले ईरान नहीं कर रहा और इजराइल पे भी हमले नहीं कर रहा, बल्कि क्योंकि और साथ उन्होंने कहा कि लेबनान के अंदर भी जारियत जारी है, गजा के अंदर भी जारियत जारी है, लेकिन ईरानी उन पे हमले नहीं कर रहे। साथ उसी आर्टिकल के अंदर यह लिखा था कि इन हमलों पे, गल्फ कंट्रीज के हमलों की वजह यह है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर वो बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन किसी बड़ी जंग से इज्तनाब करना चाहते हैं। उन्होंने इस तरफ इशारा दिया। अब इसके साथ मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है मुज़म्मिल भाई, अमेरिका आज 10वीं रात है मुसलसल हमले कर रहा है। हमले कहां कर रहा है? सिर्फ जो उनके साहिली इलाके हैं वहां हमले कर रहा है, और मिलिट्री वो अकॉर्डिंग टू देम कि हम इनको डिसेबल कर रहे हैं। इनका जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो हरमूज को मॉनिटर करने का सिस्टम है, या हरमूज को रोकने की जो सलाहियत है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका भी बड़े प्रिसाइज हमले कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जानी और माली नुकसान ज्यादा ना हो सिविलियन साइड पे, क्योंकि वो भी अमेरिका भी इज्तनाब कर रहा है कि किसी बड़ी जंग में ना जाया जाए। ये कल का मेरा जो इसके बारे में कंक्लूजन था, जो मैं कल सारा कुछ देख रहा हूं। आज सूरत हाल क्या है आज का मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आज अमेरिका क्या सोच रहा है। अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल बड़ी अजीब सी चल रही है।
एक तो जेडी वैंस साहब का जो इंटरव्यू था 3 घंटे, एक तो उसने एक नया तूफान खड़ा किया है। आज अमेरिका ने, फॉक्स ने बताया है कि अमेरिका के अभी तक 18 फौजी जवान जो हैं वो मारे गए हैं, 420 जख्मी हैं, 60 इजरायली और 100 इराकी हैं, वो मारे गए हैं। और उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है मेरे ख्याल में, वो बड़ी, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज सुबह एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने खबर दी है कि पेंटागन जो है वो डॉलर वहां खत्म होते जा रहे हैं, और पीट हेग्सेथ सेक्रेटरी ऑफ वार और उनके साथ जनरल डैन केन जो है वो आज मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन लॉ मेकर से मिलके पैसों की रिक्वेस्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि इस थर्सडे को कांग्रेस 1 महीने की छुट्टी पे चली जाएगी और इमीडिएट जरूरत है $67 बिलियन की। इमीडिएट अर्जेंट शॉर्टफॉल आ रहा है इस जंग के हवाले से, और इसके ऊपर लॉ मेकर से आज मिलके वो बताएंगे कि आज अमेरिका कहां खड़ा है, लंबी जंग में फंसने वाले हैं, कहां जाएंगे, ये सूरत हाल है। आज सुबह एक टैंकर के ऊपर ओमान के एरिया में IRGC ने हमला किया है, क्योंकि वो कहते हैं जी अनऑथराइज्ड गुजरगाहों से वो गुजर रहे थे। ये रिपोर्टिंग की है वॉशिंगटन DC से, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज ये आर्टिकल लिखा है। दूसरा ब्लूमबर्ग ने आज कवर किया है कि जी होतीज जो हैं वो बाबल मंदब जो है उनके यानबू पोर्ट है सऊदी अरेबिया की, उन्होंने कहा जी हम इसका घेरा कर लेंगे, हम इसको आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन जो मेरी अपनी स्पेकुलेशन है कि इस वक्त हम सिकंदर मोमनी साहब मसूद पशकियान का पैगाम सदर ईरान का लेकर आ गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी है। 10 दिन का सीज फायर प्रपोजल जो है वो ईरान की तरफ से भी मेरा ख्याल है वो तो मान गए हैं कंडीशनली, लेकिन ये कि अब हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका से राब्ता करेंगे और वो बताएंगे कि हम कहां जा रहे हैं। जेडी वैंस के इंटरव्यू ने क्या तूफान मचाया है, वो उसने क्या कहा है? तो देखें, 2 चीजें हैं। मैं इसको, जब मैंने उनके इंटरव्यू को सुना तो फौरन मेरे ज़हन में कैमला हैरिस आई थी। कैमला हैरिस इसलिए आई थी कि कैमला हैरिस जब इलेक्शन के करीब आती गई तो उन्होंने ओबामा और जो बाइडेन से अपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिए थे। उसकी वजह यह है कि उनके सियासी मोटिव थे। जेडी वैंस के भी सियासी मोटिव हैं। मेगा मूवमेंट के एक तो वो लीडर हैं और दूसरा इलेक्शन में जाना चाहते हैं। इलेक्शन में इस वक्त क्योंकि पॉपुलर ये वार अमेरिका में पॉपुलर नहीं है और जेडी वैंस साहब को वोट चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो वोट नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने बिलखसूस एक पब्लिक ओपिनियन को ट्रांसलेट किया है। इस वक्त इजराइल के खिलाफ अमेरिका में नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, स्पेशली इन जेन ज़ी। वो ये समझते हैं इजराइल हमारे लिए बोझ बन चुका है, और जेडी वैंस ने फौरन इस चीज को ट्रांसलेट किया है, कौम के सामने, अमेरिकन कौम के सामने रखने की कोशिश यह की है कि मैं ट्रू लीडर हूंगा जो एंटी वार होगा और इजराइल से अपनी सपोर्ट जो है वो पीछे कर लूंगा, डीप स्टेट जो है वो उसको इंटरफेयर नहीं कर लूंगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने मुजम्मल भाई जो सामने रखी है कि इजराइल किस तरीके से पैसे यहां पानी की तरह खर्चता है पब्लिक ओपिनियन को मेंटेन करने के लिए और लॉ मेकर्स की सपोर्ट हासिल करने के लिए। $50 मिलियन का बजट है इजराइल का, सिर्फ इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूबर या टिकटॉक पे जो लोग इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं उनके लिए। तो मैं समझता हूं बड़ा खतरनाक सिनेरियो है पूरी दुनिया के लिए। वो आई ओपनिंग था, 3 घंटे का उनका जो इंटरव्यू था। उसने यहाँ पे एक व्हाइट हाउस के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक नई डिबेट शुरू कर दी है, नई ग्रुपिंग जारी है। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर दिया है जेडी वैंस ने। बिल्कुल ऑलमोस्ट चैलेंज है, डिसएग्रीमेंट तो डेफिनेटली मैं कहूंगा, चैलेंज तो नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल ओपिनियन है अभी तक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल उनके बच्चा, एक तो जेडी वैंस साहब के घर में चौथे बच्चे की पैदाइश हुई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल उस बच्चे की तस्वीर जो है उसको ट्वीट किया है। मेरे ख्याल में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मे बी वो भी उनको इलेक्शन के लिए रूम देना चाहते हैं। लेकिन टकर कार्लसन की स्टेटमेंट आई है बड़ी जबरदस्त, जो कि एक बहुत बड़े सपोर्टर थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के। उन्होंने कहा है, खासकर सपोर्ट किया जेडी वैंस के इंटरव्यू के बाद, अगर जेडी वैंस सदर होते आज तो आज अमेरिका जंग में होता। तो मेरे ख्याल में, इस तरह मैंने आपको कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है। इलेक्शन की तैयारियां हैं, मिड टर्म की तैयारियां हैं इलेक्शन की। और यहां पे एक और चीज भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा
कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको भी क्रिटिसाइज किया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक जो इंटरव्यू, जो 3 फौजी अभी रिसेंटली जो मारे गए हैं इसमें, इस जंग के अंदर, उनके बारे में बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके बारे में स्टेटमेंट ठीक नहीं दी। उन्होंने इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि ये मारे गए हैं क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। तो कौम ये समझती थी कि अब लोग ये समझते हैं कि दिस इज नॉट अ सीरियस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आज के दिन इसको सियासत ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। ये लोगों की ओपिनियन है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज इसके बारे में लिखा है कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से। नहीं साजिद तारिक साहब, आपको क्या लगता है अमेरिका कितने दिन और ये बमबारी जारी रखेगा, क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल, ये मैं तो टोटली एग्री करता हूं। देखें, इस वक्त मैंने जिस तरह आपको सिनेरियो पेश करने की कोशिश की है कि दोनों ममालिक जो है वो जंग से इज्तनाब चाहते हैं, किसी लंबी वार भी नहीं चाहते, और फिर इसमें से एग्जिट भी करना चाहते हैं। जो मैं एक अर्ज करना चाहूंगा मुजम्मल भाई, यहां पे जो 2-3 जब दोबारा अब ये जंग होने की वजह क्या है। एक तो 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर का जनाजा तदफीन की रसूमात प्लान की गई, सिर्फ इसीलिए कि जज्बात को चेक किया जाए, देखा जाए कि दुनिया किस तरह क्या करती है। फिर लोगों का जमे गफीर इकट्ठा हुआ। सीएनएन ने उसको कोट किया है। सीएनएन ने कोट ये किया था कि हार्ड लाइनर्स, उसके बाद उन्होंने कू की धमकी भी दे दी थी। फिर उसके बाद जो सदर मसूद पेशकियान जब कंधा देने आए सुप्रीम लीडर के जनाजे को, तो नारे लगाए गए डेथ टू कंप्रोमाइजर। अब्बास अरागची साहब जब आए उस जनाजे में तो पथराव उन पे हुआ है, उनको जाना पड़ा वहां से। और उसके बाद आईआरजीसी पासदरान इनकलाब के हौसले आसमान को छू रहे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और फिर उसके बाद उन्होंने सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। और उसके बाद अमेरिका ने दूसरी साइड पे जब उन्हें खदशा था, जो 14 पॉइंट थे उसकी 5वीं शिक थी, जिसमें कि हरमूज जो है वो ईरान अपनी मर्जी से चलाएगा। जब वहां पे उन्होंने ओमान वाले रूट को चलाने की कोशिश की तो ईरान ने फौरन उसको थ्रेट ली। गलती ये की है कि उन्होंने कतर के ऊपर, जहाज के ऊपर हमला किया। हालांकि अब आगे क्या देख रहे हैं आप? आगे मैं देख रहा हूं कि मेरे ख्याल में आने वाले 24 घंटे जो है, मेरे ख्याल में, क्योंकि ईरानी इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, पाकिस्तान साइड लाइन पे बैठा था, पाकिस्तान अपसेट था क्योंकि ये कतर की गोद में चले गए थे पैसों की खातर, लेकिन अब साइड लाइन पे है। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो इस सारी चीज का जो की चाबी है वो इस वक्त 2 खास हैं, हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इनके जेब में है। अब वो चाबी इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में जो मैं आज यहाँ के आज के जरीदे और आज की चीजें देख रहा हूं, अमेरिकन दे आर टॉकिंग टू पाकिस्तान एज वेल। मेरे ख्याल में अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान हमें फेस सेविंग दे। पर देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा सीज फायर तो काबिल कबूल नहीं होगा जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास हो। नहीं, देखें, पहले भी नहीं, उस पहले भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद थी ना, जब 14 पॉइंट के ऊपर नहीं, अब तो देखें न्यूक्लियर पीछे चला गया। अब तो मामला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल मान लेगा? देखें, कई दफा कड़वी चीजें भी कहते हैं निगलनी पड़ती हैं मुसम्मल भाई। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे चैटर चल रहे हैं कि यूएई, इजराइल और दूसरे सारे ममालिक ने अंडरस्टैंडिंग बना ली ईरान के साथ, किसी न किसी तरीके से फॉर्म और शेप को इसको एक्सेप्ट कर लिया है, स्वाय कुवैत और जॉर्डन के, और इसी वजह से उनके ऊपर हमले जारी हैं। तो मेरे ख्याल में इसका भी कोई ना कोई फ्रेमवर्क हमारे फील्ड मार्शल सब निकालेंगे, इसका भी हल निकालेंगे, टेबल पर लेकर आएंगे। ईरान के पास भी देखें क्या चॉइस है, कोई चॉइस नहीं है। एक्सट्रीम पर जाएंगे तो नुकसान ही नुकसान है इसमें हर तरफ से। वो कहते हैं हम तैयार हैं, जो करना जो कर लो, अमेरिका के पास जो है कर लो। वो कहते हैं हमें कोई डर नहीं। देखें, उसमें तो अल्टीमेटली आज मैं जो मेरी स्पेकुलेशन है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो साग डार साहब का चाइना का दौरा था, वहां पे भी जो उनके काउंटर पार्ट वैंग ली ने यही कहा कि गेट इट ओवर विद एज सून एज पॉसिबल। मेरे ख्याल मोदी साहब के दौरे को पाकिस्तान में लो प्रोफाइल पे रखा जा रहा है। अगर उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई है तो अभी तक उसकी फुटेज नहीं आई। आप मेरी बात समझिए, कोई वीडियो फुटेज नहीं जारी की गई। अभी तक उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की भी कोई वीडियो फुटेज सामने नहीं आई। जो फुटेज सामने आई है कि उन्होंने पुलिस लाइन का दौरा किया, फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दौरा किया, मोहसन नकवी से मिले, तलाल चौधरी से मिले।
तो अभी तक तो पाकिस्तान ऐसा तासुर दे रहा है कि जैसे उनके दौरे का ईरान अमेरिका लड़ाई से कोई तल्लक नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं बल्कि साथ उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर आना और दूसरे मिनिस्टर आना, बल्कि इसको मैं ये समझ रहा हूं कि इसको बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, इसको दर हकीकत कोशिश की गई है कि इसको ईरान का अमेरिका जंग से दूसरी कोई शक्ल दी जाए। लेकिन एब्सोल्यूट, लेकिन एक मैं दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा मुजम्मल भाई। एक तो ये बताएं, अमेरिका का जो एक हॉस्टेज है उसको रिलीज करना, उस कैदी को, नंबर वन, इट मीन्स के बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस को कहना कि जंग बंदी की कोशिश की जाए, वो भी एक कमजोरी है। फिर अपने हाथ से कंट्रोल छोड़ के होतियों को कहना कि तुम सऊदी अरब के पीछे जाओ, ये भी कमजोरी समझता हूं कि वो अब दूसरों पे रिलाय कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। फिर तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान, पहले भी पाकिस्तान अपसेट था, होना भी चाहिए था, जिस तरह ईरानी बिहेव करते रहे हैं और फिर अपने शको शकूक का इजहार करते रहे हैं पाकिस्तान पे। और दूसरी सिचुएशन जो सख्त आ रही है कि सऊदी अरेबिया की तरफ अगर जाएंगे तो दैट इज अ रेड लाइन फॉर पाकिस्तान एज वेल। होती पर आप देखें ना, कुछ दिन पहले मुश्तबा खामनाई ने कहा था कि अगर 3 दिन में अमेरिका ने बमबारी बंद ना की तो हम जंग को वसी कर देंगे। तो उन्होंने बाबुल मंदब बंद करके वसी कर दी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें सिचुएशन मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए खराब होती नजर आ रही है। बल्कि अब तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि बाबुल मंदब अगर बंद किया गया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मेरे ख्याल में वो अब हम अपनी इस जंग या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी इसको नाम देंगे, मेरे ख्याल में बाबुल मंदब बंद, अमेरिका आज तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला नहीं सका, बाबुल मंदब खुला लेगा। देखें, लेकिन उसमें जो अमेरिका करे ना करे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाबुल मंदब के जो सिचुएशन है, वो जिस तरह होती वहां पे बिहेव कर रहे हैं, पाकिस्तान हैज टू स्टेप इन। अब हम भी तो उसमें रिस्क में आएंगे, हम भी तो इन्वॉल्व हैं उस चीज में। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज एक तो डिप्लोमेसी के लिहाज से और आर्मी ट्रेनिंग के हवाले से, और इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी का जो, आपका क्या ख्याल है, हम यमन पर, पाकिस्तानी फौजें यमन में अंदर हुथियों को मारने के लिए यमन के अंदर घुस जाएंगी? नहीं, अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन सऊदी अरब का डिफेंस करेंगे और डिप्लोमेसी को और सफारतकारी और सालसी की डिफेंस क्या करेंगे? हुसी को सऊदी अरब के अंदर तो दाखिल नहीं हो रहे, उन्होंने नहीं हो बाबुल नहीं मंदब बंद किया हुआ है। बाबुल मंदब पाकिस्तान कैसे खुलाएगा? नहीं, बाबुल मंदिर नहीं खुलाएगा, लेकिन सऊदी अरब की अगर पोर्ट को वो ब्लॉकेड करेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान कैसे खुलाएगा? वो ब्लॉकेड ऐसे ही करेंगे ना कि वो बाबुल मंदब बंद कर देंगे तो पोर्ट से कोई माल आगे गुजरने नहीं देंगे। तो वो बाबुल मंदब पाकिस्तान क्या खुलाएगा? क्या पाकिस्तान अपनी सबमरीन्स भेज देगा बाबुल मंदब खुलाने के लिए? अपने नेवल वॉरशिप्स भेजेगा हुतियों के मारने के लिए? या JF-17 से बमबारी शुरू कर देगा? पाकिस्तान क्या करेगा? जहां तक मैं जाती तौर पे देख रहा हूँ, कुछ जॉइंट एक्सरसाइज होगी पाकिस्तान विद अमेरिका, विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन। मेरा जहां तक, जिसको मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया, मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया भी इज अ वेरी सीरियस। आपका ख्याल है पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर हुथीज के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दे हैव टू, दे डोंट हैव एनी अदर चॉइसेस, दे डोंट हैव एनी अदर तो चॉइसेस। ईरान इसको माइंड नहीं करेगा? ईरान को वार्न करता रहा पाकिस्तान, है ईरान को पाकिस्तान वार्न करता रहा है कि सऊदी अरेबिया की तरफ आप ना जाएं, दैट इज आवर रेड लाइन। इनको मुसलसल मैसेज दिए गए हैं कि सऊदी अरेबिया इज आवर रेड लाइन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, एग्रीमेंट है। और दूसरा, हमारी फोर्सेस आर ऑलरेडी देयर। और मेरे ख्याल में आपने देखा है, ये पहली दफा हुआ है पूरी जंग के दौरान या आजकल के दौर, एक मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते सऊदी अरेबिया के किसी पोर्ट पर हमला हुआ है और होतियों ने जो किया है। मेरे ख्याल में इस जंग के, ये बिल्कुल अभी हफ्ता 10 दिन पहले सूरत हाल चेंज हुई है। उससे पहले ईरान वाज ट्राइंग टू लिसन टू पाकिस्तान, और उन्होंने अवॉइड किया था सऊदी अरेबिया के पीछे ज्यादा जाना, दूसरे मुमालिक पे ज्यादा जाते रहे हैं। लेकिन मेरा जहां तक जाती ख्याल है मुजम्मल भाई, आप देखेंगे आने वाले कुछ 1 या 2 दिन के अंदर कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा जरूर। बैकडोर डिप्लोमेसी इज जारी, मेरे तो ख्याल में। आपका ख्याल है जो 10 दिन के सीज फायर वाला फॉर्मूला है वो अमेरिका और ईरान दोनों मंजूर कर लेंगे? मेरा जहां तक जाती ख्याल है, क्योंकि देखिए कल मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज गॉन, लेकिन डिप्लोमेसी कैन बी टेकन केयर, कैन टेक प्लेस। तो मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि दोनों पार्टीज तो फिर नया MOU होगा, पुराना तो खत्म हो गया है। मेरा ख्याल है जहां तक जाती तौर पे, या उसी को एक्सटेंड किया जाएगा, कुछ मजीद शिकें उसमें ऐड की जाएंगी, या फिर मेरा ख्याल है कोई नया अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन कुछ ना कुछ होगा। और काफी हद तक देखिए, आज 10वां दिन था बमबारी का। आज देखें दूसरी साइड पे अभी बातें तो बाहर नहीं निकल रही। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, आज की नई डेवलपमेंट है
कि यूरोप से जितने F-16-18 जितने तैयारे हैं उनको उस रीजन में आज लेके जाया जा रहा है वहां पे। और एक लंबी जंग के लिए वहां पे वो भी तैयार हैं कि अगर दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेज विल कीप फाइटिंग इट। और आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जो बयान उन्होंने दिए, खासकर पीट हेगसेथ, कि हमारा एक फौजी मरेगा हम 100 मारेंगे, तो दर हकीकत हॉस्टिलिटी इज ऑलरेडी देयर। लेकिन देखें, जो मैं जिससे सबसे ज्यादा पूरी उम्मीद हूं वो इसी चीज पे पूरी उम्मीद हूं कि जो सिकंदर मोमनी साहब इज इन पाकिस्तान। देखे ना कोई तो अल्टीमेटली वो भी सोच कर आए हैं, ऐसे तो नहीं आ गए ना गलती से, घूमते घूमते तो नहीं आए ना मुजम्मल भाई। वो भी उनके जहाज पर किसी ने हमला भी नहीं किया, आराम से उड़े और आ गए आराम से, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ही। देखें, वो तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ना कि इसराइल के ऊपर भी हमले ईरान नहीं कर रहा है। हालांकि उनकी जारहियत लेबनान के अंदर जारी है, गजा के अंदर जारी है, और इसराइल के ऊपर इनकलाब भी नहीं जा रहे, और नेवल एसेट्स अमेरिका के उनके ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं, वो भी बड़ा सोच समझ के जा रहे हैं। मैंने बताया ना, वो भी नहीं चाहते कि बड़ी लंबी। कोई यूएई पे भी हमला नहीं किया उन्होंने, कतर पे नहीं किया, बाद में ओमान पे नहीं किया, सऊदी अरब पे नहीं किया, सिर्फ कुवैत और बहरीन पे कर रहे हैं कुवैत और और जॉर्डन पे कर रहे हैं। और जॉर्डन पे ऊपर अकबा, बल्कि देखें अगले दिन बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल उन्होंने दिया है कि यहाँ पे जो अली जैदी आए थे वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं शेवरन के साथ एक 1600 किलोमीटर की पाइपलाइन का, जो कि बननी थी, एक बाईपास करना था। सदाम हुसैन पीरियड के दौर में इसका प्लान किया गया था, और उसका वो कॉन्ट्रैक्ट करके गए अमेरिकन ऑयल कंपनी के साथ। साथ ही ईरान ने उस उकबा पोर्ट, जहां पे तीनों ममालिक सऊदी अरेबिया, इसराइल और जॉर्डन तीनों उस पोर्ट के पास हैं, उन्होंने हमला करके, मेरा ख्याल है जो इस वक्त अगर देखा जाए तो वैसे तो IRGC का हाथ जो है अपर हैंड है, लेकिन आई एम नॉट श्योर दैट इज गुड फॉर द रीजन और गुड फॉर देम और नॉट। लेकिन ये एक सवालिया निशान फिलहाल तो आप ये मानेंगे कि पाकिस्तान इनकलाब ने सारियां एक दफा नानी याद कराती है। मुजम्मल भाई, आइदर इज गुड और नॉट। देखें, मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादातर सेंटीमेंट ईरान के साथ है। एब्सोल्युटली, मैं ठीक है, एग्री करता हूं, लेकिन आपको ये भी मैं याद कराना चाहता हूं, ईरानी आपके साथ भी कोई इतने मुखलस ना थे ना है आज भी। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी वो इंडिया के दौरे पे गए, और जब उनका दिल चाहता है वो फौरन इंडिया की तरफ चले जाते हैं, और कश्मीर के मामले में हमेशा आपके खिलाफ वोट डालते रहे हैं, और नॉट ट्रस्टवर्दी। आज भी वो आपकी बैंड वैगन से छलांग लगा के कतर की बैंड वैगन पे चढ़ गए थे सिर्फ 6 बिलियन के लिए या 3 बिलियन के लिए। तो दे आर नॉट, देखा जाए तो इस वक्त चले हमारे मुसलमान ब्रदर कंट्री है, लेकिन उनका भी कोई, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी टू बिगिन विद, मेरे ख्याल में। और अभी तक पाकिस्तान क्यों उनका मीडिएट अप कर रहा है? पाकिस्तान को माफी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। साइड लाइन पे देखे ना, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अभी तक उसको एक बड़ी नहीं देखे। हमारा पाकिस्तान एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरा है, उसमें ईरान चले, हमारे उनके साथ सरहद मिलती है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारा BLA वहां से सपोर्ट आ रही थी। बलूचिस्तान के अंदर हम जख्मी थे इन लोगों की वजह से, चाह बहार इन्होंने दी थी, हम जख्मी थे, चीजें थी। लेकिन उसमें पाकिस्तान जो था, वो पाकिस्तान को सिर्फ ईरान ही नहीं है, पाकिस्तान तो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। सारी जिंदगी मोदी साहब की सारी जिंदगी इस चीज पे वक्फ कर दी उन्होंने कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ अटैच करना है। पहली दफा मौका आया कि आपने सारी चीजें तोड़ के यू बिकेम अ पीस ब्रोकर इन द वर्ल्ड। तो इस ईरान इज इंपॉर्टेंट, आपका बॉर्डर उनके साथ, लेकिन आपका जो दुनिया के अंदर इमेज बिल्ड हुआ है इस वक्त उस रीजन में, वो तो इट्स प्राइसलेस। लेकिन अजीत दौल भी सऊदी अरब में है, उसकी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, और वो कह रही हैं कि इंडिया सऊदी अरब से पूछने गया है कि इसका क्या मतलब है, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला। वो कहते हैं हमने ये पूछने के लिए अजीत दौल को सऊदी अरब भेजा और उनकी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, एक तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि उनको आप बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। और अजीत डोभाल देखें, वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से मोदी साहब की जो गिरती साख है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। कभी वो रशिया जाते हैं, कभी वो कहाँ जाते हैं कि कोई ना कोई टूटी फूटी ऑक्सीजन की लाइन मोदी के लिए लाई जाए। आप देख लें कल दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है जंतर मंतर में, और फिर पार्लियामेंट के सामने जो हुआ है, दुनिया देख रही है बिल्कुल मुसलसल। बल्कि इस वक्त और मैं बल्कि पाकिस्तान के लिए परेशान हो जाता हूं जब भारत के हालात देखता हूं, क्योंकि उनका स्टाइल ये है कि जब घर के अंदर आग लगती है तो एक तो वो फौरन फोकस कर देते हैं। हमारे नौरीन न्याजी जैसी खवातीन हैं, वो फौरन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती हैं मोदी जैसे लोग अपने अजीजों के लिए। आजकल तो मौलाना फजलुर रहमान भी काबू नहीं आ रहे। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े टेक्निकल आदमी हैं, उन्हें पता है कि ये बड़ा अच्छा मौका है
कि जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान सालसी कर रहा है तो घर के अंदर तीली लगा के कुछ पैसे ले लिए जाए। बड़े वारदाती हैं, मैं समझता हूं बड़े अच्छे मौलाना, बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में, मैं उनसे बड़ा इंप्रेस्ड हूं। और जो मजाइल उनके पास है मुजम्मल भाई, जो मजाइल मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं, दुनिया की किसी सुपर पावर के पास नहीं। उनके पास बच्चों के मजाइल, लोगों के बच्चे हैं, वो पालते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही नहीं, मुर्शद ने जेल के अंदर के कमरे से कहा था, और जाओ मौलाना नु राजी कर लो, ओनू नाल रखो, ओनू नाल रखो, ओनू अगे लाओ। वो कहना मेरी सियासत खत्म हो चली जे, ये मौलाना नु अगे लाओ। वो मैकियावेली जे और अंदर बैठा है, ही इज ए मॉडर्न पीरियड निकलो मैकियावेली, पावर पॉलिटिक्स का बादशाह जे, पावर पॉलिटिक्स का। जब पावर पॉलिटिक्स के बादशाह ने कहा था मौलाना को लेकर आओ, जितने मजाइल उसके पास हैं किसी के पास नहीं, तो वो फिर अल्टीमेटली उनका दिल करता है मेरा मौलाना और फौज की सुलह हो जाएगी या नहीं? एब्सोल्युटली हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, होनी चीजों के अंदर देखे ना जी, गवर्नर बन जाए, बेनोई बन जाए, पीटीआई की सारी सीटें भी दे दी जाए इनको, और कुछ और अपॉइंटमेंटें दे दी जाए, तो क्यों नहीं होगी? यही तो वो चाहते हैं, क्योंकि मौका मुनासबत भी को लेकर मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं इनसे, जरदारी साहब से, और इनसे मैं बहुत ज्यादा सीखता हूं डेली बेसिस पे। और मौलाना की टाइमिंग बड़ी जबरदस्त थी, नौरीन नियाजी की टाइमिंग बड़ी जबरदस्त थी। ये लोग सारे के सारे पावर पॉलिटिक्स के बादशाह हैं, ये सारे बेताज बादशाह हैं। तो मैं समझता हूं कि डील होगी लाजमी। देखे ना जी, कश्मीरी उधर से गर्म हुए हुए हैं लॉन्ग मार्च के लिए, कश्मीर का इलेक्शन तैयार है, वहां ठंडे हो गए हैं, चुने उठ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जाना चाहिए था मेरे ख्याल में, बल्कि इनको जेलों में जाना चाहिए था, घरों में नहीं इनको जाने देना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि ये अब्यूज करते हैं। ये पाकिस्तान के जो बहनोई बने हुए हैं, कहते हैं आटा ना भेजो, पराठे ला के भेजो। एब्सोल्युटली इनको सिग्नल जाना चाहिए था, इनको जेलों में जाना चाहिए था, मेरा जहां तक जाती ख्याल है। ये जो नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लगता है ट्रम्प की और उनकी सुलह हो गई है और अब ब्रिटेन जो है वो जंगों में अमेरिका के साथ होगा। देखिए ब्रिटेन के पास चॉइस क्या है, एक तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट इकोनॉमी ना होने के बराबर है। फिर उसके बाद आप देखेंगे वहां पे उनके प्राइम मिनिस्टर इस तरह तब्दील होते हैं जिस तरह वो क्या कहते हैं पजामे चेंज होते थे नेहरू के दौर में। लेकिन ये कि ये पहले ऐसे आए हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि ओपनली जो कैथलिक हैं। देखिए मैं जाती तौर पे पूछूं तो यूरोप से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। ना सिर्फ मार्शल प्लान के जरिए अमेरिका इनको प्रोटेक्ट करता रहा है, और ये अपने सारे पैसे जो हैं गलत पॉलिसियों पे, गलत इमिग्रेशन पे और सोशलिस्ट एजेंडे को प्रमोट करते रहे हैं। आज देखें ना उनकी डिमांड क्या कहते हैं जी, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना चाहिए, खातून प्रेग्नेंट होती है 1 साल की छुट्टी साथ हस्बैंड को भी दे दी जाए। इस तरह की पॉलिसियां उनके पास। डिफेंस के ऊपर कोई नहीं है, नेटो पहले हमारे अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर से सारी याशियां करते रहे। मेरे ख्याल में टाइम हैज कम अप, दे हैव टू स्टैंड अप एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।